तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। मगरबी बंगाल से ये खबर आ रही है। आपको बता दें, मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना से ये बड़ी खबर है। बड़ी तादाद में बम बरामद किए गए हैं। भानगढ़ से 170 बम बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए भानगढ़ से 170 बम बरामद किए हैं और इसी के साथ बम को नाकारा बनाने का अमल भी किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 170 बम क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना से ये बड़ी खबर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक लाइन से 170 बम क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं, जिनको नाकारा बनाने का अमल किया जा रहा है। मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुनूबी 24 परगना में से ये खबर आ रही है, जहां पर भानगढ़ से 170 बम क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए भानगढ़ से 170 बम बरामद किए हैं। हालांकि बम को नाकारा बनाने का अमल किया जा रहा है क्राइम ब्रांच की तरफ से। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आशिका, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशिका, एक नहीं दो नहीं 170 बम बरामद किए गए हैं। इसके पीछे की साजिश क्या समझी जाए? देखिए, जैसा कि वहां पर जो मौजूद थे अधिकारी डीएसपी क्राइम, उन्होंने भी ये बताया कि चुनाव के दौरान संभव है कि इन बमों का इस्तेमाल कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता था। उधर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि दक्षिण 24 परगना में ही कुछ दिन पहले से एक आईएसएफ, जो कि अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है, उनकी पार्टी के एक नुमाइंदे के घर से भारी तादाद में असलहे और बम भी बरामद किए गए थे। तो इसके बाद भी घटना हुई है। तो चुनाव के पहले हिंसा का जैसा कि आरोप लगता रहा है और तस्वीर भी इसके पहले चुनाव में देखने को मिली है, तो संभव है कि चुनाव के पहले हिंसा फैलाने के लिए ही ये बम जो है वो तैयार किए गए थे। कहीं इतनी बड़ी तादाद में बम बरामद किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश भी इसको समझा जा सकता है। मैंने आपको जैसा कि बताया, डीएसपी क्राइम ने खुद ये बात कही है कि चुनाव के पहले संभव है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ही ये बम जो है वो तैयार किए गए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो पकड़े गए हैं वो खुद बम बनाया उन्होंने या कहीं से लेकर आए। जो ये चेन है, ये क्या है, ये अभी पुलिस जो है छानबीन में लगी है। संभव है कि और भी लोग इस जाल में फंसे। नकारा बनाने की कोशिश की जा रही है इन बम को, तो क्या पूरे बम्स को नकारा बना दिया गया है या फिर अभी भी इसका अमल जारी है? अभी वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है और उसके बाद अब जो कार्रवाई है वो की जाएगी। धीरे धीरे करके एक एक बम जो है उनको निष्क्रिय किया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो वहां पर पहुंची, उन्होंने पानी में ये जो बम है उनको डाला है। तो आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। आशिका, ये भी बताइएगा कि क्या पॉलिटिकल रिएक्शन इस खबर के हवाले से अभी आ रहे हैं या नहीं? फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या नहीं है। हालांकि ये तो साफ है कि जैसा पुलिस ने भी कहा कि चुनाव के लिए ही इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन अभी किस पार्टी से इसका ताल्लुक है ये साफ नहीं हो पाया। इस वजह से पॉलिटिकल रिएक्शंस फिलहाल नहीं आए हैं। आशिका, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो मगरबी बंगाल से हम खबर बता रहे थे, जहां पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 170 बम बरामद किए हैं, जिनको नकारा बनाने का अमल जारी है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश से ये खबर है। आपको बता दें, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है। आपको बता दें, वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने की वज़ीर आज़म से अपील की है। इसके अलावा कुल जमाती वफ्द के साथ मुलाकात के लिए पीएम से वक्त मांगा है। तो आपको बता दें, वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी को लेकर कई रोज से मुतालबा किया जा रहा है। इसके खिलाफ एहतजाज भी किए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। और अब वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को इस मामले को लेकर खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने की वज़ीर आज़म से अपील की है और इसके साथ साथ कुल जमाती वफ्द के साथ मुलाकात के लिए भी पीएम से
वक्त मांगा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक, जो इस वक्त हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ रहे हैं। इसाक, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, कई पार्टियों की तरफ से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि वाइजैक स्टील प्लांट की निजकारी के फैसले को वापस लिया जाए। आखिर क्या ऐसी वजह है जो इसके फैसले लेने में इतनी देर लग रही है? अगर देखा जाए तो शाम को जो कल पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो अनाउंसमेंट के बाद जो है ना, वाइजैक और दीगर जो आंध्र प्रदेश के दीगर इलाकों में कल से ही एहतजाज चल रहा है। रात में भी एहतजाज हुआ। आज सुबह से जो है ना, वाइजैक स्टील के प्लांट के सामने जो है ना, जो मजदूर जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने रास्ता रोको किया, वहां पे एहतजाज शुरू किया। जब जो मैनेजमेंट के लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने जो रोकने की कोशिश की, कार नहीं अंदर जाने दिया, तो पुलिस और जो वर्कर्स थे उन दोनों में हाथापाई भी हुई। उसके बाद जो है ना, विजयवाड़ा और दीगर इलाकों में भी जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से धरना और प्रोटेस्ट भी चल रहा है। वही दूसरी तरफ आज जगनमोहन रेड्डी ने पीएम को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि जो निजीकरण का जो डिसीजन है उसको वापस ले और जो वाइजैक स्टील प्लांट को जो है ना उसी तरह से रखा जाए और वाइजैक स्टील प्लांट को मोटराइजेशन करने के लिए और जो घाटा है उसको डील करने के लिए हो सके तो कुछ अल्टरनेटिव डिसीजन लेने पड़े, न कि निजीकरण करना जरूरी है। ये जो उसमें कहा गया कि पहले से 1970 में जो स्टील प्लांट के लिए जो जब के डिमांड हुई, उसके बाद जो एडमिशन हुआ, उसके बाद जो है ना, ये 32 लोग शहीद होने के बाद जो निजीकरण जो स्टील प्लांट आया उसके तरफ से आज तक चल रहा है। तो ये निजीकरण करने की वजह से लगभग 20,000 तक डायरेक्ट एम्प्लॉइज और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज भी इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो खो जाएंगे और जो मेन जो ऑब्जेक्ट है विशाखापट्टनम पर जो स्टील प्लांट का है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए जो है ना, कुल जमात यानी पार्टी को लेके जाने की भी उन्होंने अपॉइंटमेंट पूछा है। पहले से ही अपोजिशन लीडर डिमांड कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए और पीएम के पास एक टीम को ले जाए, मगर कल तक जो है ना, अनाउंसमेंट ना आने से पहले जो है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ये डिसीजन रिव्यू करेगी और जो प्राइवेटाइजेशन का जो डिसीजन है उसको रिकॉल करेंगे। कब? जब कल शाम को जब निर्मला सीतारमण आने के बाद जो है ना, ये जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन जो है ना ज्यादा हो गया और रवैया करे। ऐसा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कई इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील कर रही है, प्राइवेट कर रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस फैसले के बदलने की उम्मीद है लोगों को? क्योंकि हम इस पे देख रहे हैं कई रोज से इस बात को लेकर मुतालबा किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले ही बोला गया कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा, मगर जहां अपोजिशन पार्टीज और जो है वो दबाव डाल रहे कि यहाँ के हुकूमत पर कि अपने एमपीज जो है ना, फुल एमपीज को रिजाइन करो या टीडीपी के जो एमपीज है उनसे रिजाइन करवा के प्रेशर डाला जाए कि जो डिसीजन दिया है उसको रोका जाए और उसको रिकॉल किया जाए। बिल्कुल इसाक, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो आंध्र प्रदेश में स्टील प्लांट के निजकारी को लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा है और अब वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इस मामले को वज़ीर आज़म की निगाह में डालने के लिए खत लिखा है और वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने के लिए कुछ खातिर कदम उठाएं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। वज़ीर आला आज शाम 4 बजे गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले दिल्ली में पार्टी के कई बड़े लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में 9,934 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तालीम पर भी खास तवज्जो दी गई है। चलिए सीधे चलेंगे अरविंद केजरीवाल, वो जहां पर मीडिया से खिताब कर रहे हैं। 2047 में तब भारत कैसा होना चाहिए, तब देश कैसा होना चाहिए, उस देश को
की नींव रखने के लिए, उस किस्म के 2047 के हमारा जो भारत का और दिल्ली का सपना है, उस सपने की नींव अभी से रखनी पड़ेगी, तब हम अपना 2047 का सपना पूरा कर पाएंगे। उस नींव को रखने का काम आज इस बजट ने किया। तो एक तरफ ये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विजन दिया कि आज दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जब हम अपने देश के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब दुनिया के स्तर पे देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं है। सो हमारा 2047 का सपना है कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम हमें सिंगापुर के पर कैपिटा इनकम के बराबर करना है 2047 तक। उसके लिए हमें दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाएंगे, उसके लिए जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। इस बजट के अंदर विजन दिया गया कि 2048 का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो भी करने की जरूरत है उसके लिए दिल्ली बिड करेगा। 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए दिल्ली बिड करेगा। उसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जो भी दूसरी चीजें क्रिएट करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। तो एक तरह से 2047 का विजन इस बजट के अंदर दिया गया है और हमारी 75 साल की आजादी के लिए को मनाने के लिए ढेर सारे कार्यक्रमों का इसके अंदर रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे शहीदों को याद किया जाएगा और खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके संदेश, उनकी लेखनी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ढेरों कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 500 जगह बड़े बड़े जो कनॉट प्लेस में हम तिरंगा देखते हैं, उस किस्म के, उस साइज के बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है। हम देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होते हैं। तो दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे, ताकि जनता के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो। इसी मौके के ऊपर शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक तरफ अभी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूलों की और कॉलेजों की बात करते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में तो शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो रहा है, सरकार लगी हुई है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के, इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूं, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। दूसरा, इसी मौके पर 75 साल के आजादी के मौके पे योगा को भी एक तरह से हम जन आंदोलन बनाएंगे, योग और ध्यान को। तो इसमें पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां भी 25 लोग 50 लोग मिलकर सरकार को कहते हैं कि हम अपने योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा की फ्री में व्यवस्था सरकार करेगी। उनकी कॉलोनी के अंदर, उनके पार्क के अंदर जहां 25-50 लोग मिलकर कहेंगे कि हम योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा का इंतजाम। तो योग को भी एक इवेंट के रूप में नहीं, लेकिन इसको एक जिंदगी का हिस्सा, जनता की जिंदगी का हिस्सा बने, वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी मुझे बेहद खुशी है कि अब वैक्सीन आ गया और वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे रहे हैं। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पे आप पे करके अपनी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में जो भी फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहता है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकता है। दिल्ली की जनता को फ्री में वैक्सीन लगाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है। पहली बार देश के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अभी तक 496 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो गए। अब महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, बगल में जाके अपने इलाज करवा सकें। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा
और हेल्थ कार्ड के जरिए उस हेल्थ कार्ड में अब उसको अपना एक्सरे, अपनी एमआरआई, अपना वो सब रखने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में शुरू में केवल सरकारी हॉस्पिटल में इसको लागू करेंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करेंगे। तो आप केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाइए और आपके सारा डेटा उसके ऊपर अवेलेबल होगा। आपका सब कुछ पूरा एक बहुत ही इलैबोरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी उसके जरिए मिल सकती है, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा। और दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना इस बजट के अंदर की गई है, जिसमें क्लासरूम की दीवारें नहीं होंगी, स्कूल की दीवारें नहीं होंगी। आप कहीं से कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अपने आप का पहला स्कूल होगा जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सुनी आज। पानी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने आसिफ सेठ को हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी का नायब चेयरमैन नामजद किया है। पहली मर्तबा बीजेपी का नुमाइंदा हुकूमत के इस इदारे के लिए मुंतखब हुआ है। आसिफ सेठ ने बीजेपी अकलती मोर्चे के सीनियर लीडरों के साथ श्रीरंगापट्टन पहुंचकर टीपू सुल्तान शहीद के मजार पर हाजिरी दी। इस मौके पर आसिफ सेठ ने कहा कि वो हजरत टीपू सुल्तान के वक्फ इमलाक की हिफाजत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीपू सुल्तान के हरगिज खिलाफ नहीं है, ताहम पार्टी के चंद लीडरों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे बड़े मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे संतोष जी का और हमारे अरुण जी का, कटिल साहब का, येडियुरप्पा जी का, जो मुझे लायक समझा कि शहीद के दरबार में एक खादिम बन के काम करें। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे मैं मुलाकात करूंगा कि यहाँ की जो भी कमी है मैं अपनी कमेटी से डिस्कशन करके यहाँ जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि वो अपने कर्नाटक की रियासत श्रीरंगपट्टन में जो शहीद आराम फरमा रहे हैं उनकी सहूलत के लिए, जो लोग यहाँ से टूरिस्ट वाले आते हैं उनकी सहूलत के लिए मैं उम्दा से उम्दा काम करने की कोशिश करूँगा। पार्टी कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होती। पार्टी के चंद लोग उनकी अलग बात से कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। मुझे आज खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट किया और मेरे शहीद मुजाहिद टीपू सुल्तान साहब की मैं खिदमत कर सकूं, उनका मैं गुलाम बनकर रह सकूं और उनकी खिदमत में मुझे बहुत खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिंदगी के अलग अलग शोबों में अपनी शिनाख्त बनाने वाली ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़ किया गया। समाजी तंजीम सिद्धम की जोरी ने समाजी, तहजीबी, सेहत, तिजारत और सहाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में कारेहाना नुमाया अंजाम देने वाली ख़वातीन का इंतखाब किया। हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में इन ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रू फ्लेमिंग की अहलिया विनीत फ्लेमिंग भी मौजूद थी। 30 दिन जिंदगी के नाम से बेदारी मुहिम चलाने वाली और हजारों नवजायदा बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने वाली डॉक्टर सुभद्रा जिलानी को इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। विनीता फ्लेमिंग जी एंड एसीपी के वीएम प्रसाद सर। ये जो है सिद्धम ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारे एनजीओज ने मिलकर हमारे शहर की कुछ प्रोमिनेंट ख्वातीनों को यहाँ पर बुलाया और उनको अवार्ड्स दिए उनको। मेरे ख्याल में जो मेरा अवार्ड है, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा नॉमिनेशन किसने किया, लेकिन जो मुझे अवार्ड मिला है वो हमारे शहर में छोटे छोटे बच्चों की आंखों की बीनाई ना जाए, वो ब्लाइंडनेस ना हो, उनको इस काम के लिए दिया गया है। मैं एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट में पिछले 20 साल से 25 साल से ये काम कर रही हूँ कि हमारे पूरे शहर में कोई भी बच्चा जो प्रीटर्म बेबी है उसकी आंखों की समय पे जांच हो, और यहाँ पे हमको ये अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ब्लैक लेडी है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक लेडी मुझे ब्लैक एंड गोल्ड है। हाँ, आई थिंक दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही हसीन खूबसूरत।
एनर्जेटिक ये जो दिखा रहा है कि हम आसमान छू सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम सबसे आगे हैं। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीमों की एक मीटिंग में पैनल बनाने का फैसला किया गया है। मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि जहेज के लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। गुजरात में हुए आयशा के मामले के बाद पूरे मुल्क में दहेज को लेकर एक तहरीक सी शुरू हो गई है। कानपुर में भी आज शहर काजी ने एक मीटिंग की। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह के निर्णय, शहर काजी साहब किस तरह के निर्णय लिए हैं दहेज के मामलों को लेकर, जिस तरह से आज आपने मीटिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कि बंदा अपने आप पर खुद जुल्म करता है, बल्कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। जुल्म के शिकार हर तरीक़े के होते हैं, चाहे वो किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, ये भी एक जुल्म है, नाजायज़ कत्ल करना भी एक जुल्म है। और दहेज का जो लेन देन है, इस तरीक़े से अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग अगर मौत के घाट अपने आप को या दहेज की वजह से अपने आप को जो है तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और उसमें अगर कत्ल की कोई वारदात सामने आती है, तो ये भी एक तरीक़े का जुल्म है, ये भी एक जुल्म है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए कुल हिंद जमीयतुल अवाम की तरफ से, उसके तत्वाधान में बैठे हुए तमाम लोग, उलमाए किराम और दीगर मुफ्तियान इज़ाम ने ये एक तश्कील दिया, अपने एक तश्कील दिया है पैनल। और पैनल तश्कील देने के बाद ये बात बावर कराई है कि हर मसाजिद के इम्मा को इस बात की ताकीद की जाएगी कि वो जहाँ कहीं भी निकाह पढ़ाएँ, तो जहाँ भी निकाह पढ़ाएँ दान दहेज पे बात करें, और मसाजिद के जो मुक्तदी नमाज़ पढ़ने आते हैं उनको समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये इस्लाम में मना है, और इस तरीक़े से अगर आप करेंगे तो आगे की ज़िंदगी मुश्किल होगी। उन दान दहेज के जो पैसे, जो फजूल खर्च होती है, रस्म हिना के नाम पर जो गुनाह होते हैं, रस्म हिना के नाम पर जो बुराइयाँ आम हो चुकी हैं, जो बुराइयाँ परवान चढ़ चुकी हैं, इनके पैसों को सेव करके एक फ़ंड इकट्ठा करके तालीम पर ख़र्चा करें। उससे जब तालीम में आगे जाएंगे तो उससे एक मुआशरा तश्कील होगा, एक अच्छा मुआशरा तश्कील होगा। और दहेज की लेन देन और मांग पर सख्त जो है रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, और सख्त जो है मामलात करने की ज़रूरत है। उस पर उलमाए किराम तवज्जो दें, और अपने अपने इर्द गिर्द जो लोग शादियां करते हैं उनको समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, और ऐसे निकाहों का भी बाइकाट करें, और जो लोग ढोल ताशे करते हैं उसको भी बंद कराएं, और कोई हॉल में निकाह कराने से गुरेज करें, बल्कि अल्लाह के घर में नेक सुन्नत को, नेक अमल को, खुदा की बारगाह में ज़ोहर के बाद नमाज पढ़ करके, जैसा भी वक्त मुनासिब हो, इशा के बाद निकाह हो तो इशा की नमाज पढ़ करके दूल्हा अपने इजाब कबूल कराए, मसाजिद में निकाह आम हो, ताकि फ़र्ज भी अदा हो जाए और सुन्नत मुस्तफ़ाविया पर चलने का जो। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।